वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं एलटी टेट के लिए महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों की सीरीज़ को। ठीक है, तो इस वीडियो से पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस करा है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। बाकी के पार्ट्स भी आप देखिएगा, सारे के सारे महत्वपूर्ण होंगे आपकी आगामी परीक्षा हेतु। ठीक है, बाकी देखिएगा, अगर अभी तक आप हमारे एलटी टेट के लिए जो नया बैच बिठाया जा रहा है 1 अप्रैल से, उसके साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द उसके साथ जुड़िए। यहाँ पर आपको पूरे एलटी टेट की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। जैसे कि आप अवगत रखते ही होंगे कि जो एलटी टेट है, यहाँ पर आपको 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें से 120 प्रश्न होते हैं हिंदी और हिंदी साहित्य के। तो जो 120 प्रश्न हैं ये आपको पूरी तरह से क्लियर करवाया जाएगा हमारी टीम के द्वारा। ठीक है, मान लीजिए अगर 120 में से आप 110 भी यहाँ पर नंबर खींच लेते हैं, जीके में से 20 एक नंबर, 15 एक नंबर खींच लेते हैं, तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। तो हमारी टीम के द्वारा पहले भी एलटी टेट के लिए बैच चलाए गए थे और वहाँ से बहुत से कैंडिडेट्स ने अपने टेट को क्लियर किया है जो अभी तक अपना टेट क्लियर नहीं कर पाए थे। ठीक है, बड़ी सालों से प्रयास कर रहे थे परंतु उनका टेट क्लियर नहीं होते थे। जिन्होंने भी हमारी टीम के माध्यम से तैयारी की है उनका टेट अवश्य हुआ है। अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन करिएगा। 1 अप्रैल से ये बैच शुरू होने वाला है। ठीक है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो 82193193 12129 ये नंबर आपको व्हाट्सएप का है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और वीडियो के बीच में भी मैं आपको एक पैम्पलेट प्ले करके दिखा दूंगा किस प्रकार से आपको जुड़ना है, क्या क्या आपको करना है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ भी जुड़ सकते हैं आप। वहाँ पर भी आपको महत्वपूर्ण चीज़ें सेंड की जाती रहती हैं समय समय पर। तो देखिएगा, यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, मेमोरेंडम का हिंदी रूप है। तो बताइएगा मेमोरेंडम का हिंदी रूप कौन सा होगा विकल्पों के अनुसार। तो जो सही विकल्प यहाँ पर चयनित होगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, ज्ञापन। मेमोरेंडम का हिंदी रूप ज्ञापन होगा। फिर अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे। काफ़ी बार इस प्रश्न के बारे में मैंने आपको बताया है कि जो सूरदास के गुरु थे बल्वाचार्य, और जो बल्वाचार्य जी के पुत्र थे विट्ठलनाथ, और अष्टछाप की स्थापना की गई थी विट्ठलनाथ के द्वारा। और जो अष्टछाप में कितने कवि संकलित थे या आचार्य, तो 8 थे। सूरदास उन्हीं में से एक माने जाते हैं। सबसे वरिष्ठ अष्टछाप के कवियों में माने जाते हैं कुंभन दास, और सबसे कनिष्ठ माने जाते हैं नंददास। अगला प्रश्न देखिएगा 4-3, इंग्लैंड का पेट कभी यूं ही खाली था, उसने एक हाथ से अपना पेट भरा और दूसरे से उन्नति के कांटों को साफ किया। कथन किसका होगा ये। तो ये कथन यहाँ पर हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उन्होंने एक तरह से हिंदी के जब विकसित हो रही थी खड़ी बोली हिंदी, तो उसी समय ऐसी ऐसी रचनाएं लिखी थी जिससे कि जो पाठक काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता और अपने स्वतंत्रता के लिए कदम उठाता। इस तरह की रचनाएं करते थे भारतेंदु। और इन्हीं के जो एक कार्य के कारण, जो इनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण हिंदी साहित्य में जो हिंदी का प्रारंभिक काल है इसे भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न है 4, इसमें पूछा गया है आपसे, संकलन त्रय में किन 3 चीज़ों को एक साथ रखा जाता है। तो ये रखा जाता है विकल्प ए, स्थान, काल, कार्य, इन 3 को। फिर अगला प्रश्न है 8, निम्नलिखित कवियों में से महाप्राण किसे कहा जाता है। तो जो महाप्राण कहा जाता है तो ये कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। और देखिएगा, जो निराला जी है इनकी प्रमुख रचना है जूही की कली, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, परिमल इत्यादि। छायावाद के आधार स्तंभों में से ये माने जाते हैं। अगला प्रश्न 7, रांधत प्याज बिगाड़त नाज ना आवत लाज, करे सब भक्षण किस संत कवि की पंक्तियां हैं। तो जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं ये कही गई थी सुंदरदास के द्वारा। जो सुंदरदास है ये कहते हैं ये पंक्तियां। ठीक है, फिर देखिएगा, जो सुंदरदास है ये संत कवि या निर्गुण भक्तों के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ देखिए, इन्होंने जो स्त्री के श्रृंगार पर चरित्र का ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। ये कहते थे कि जो श्रृंगारिकता इनको ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी, इसके विरुद्ध ये माने जाते हैं। अगला है 6,
अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियां हिंदी की किस उपभाषा में हैं? तो जो छठे का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प ए। जो अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी, ये बोलियां हिंदी की पूर्वी उपभाषा के अंतर्गत मानी जाती हैं। ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 5, अंधों का रंगमंच किसे कहा जाता है? तो जो अंधों का रंगमंच कहा जाता है, ये कहा जाता है रेडियो नाटक को। विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है 9, इनमें से शुद्ध वर्तनी है, तो बताइएगा शुद्ध वर्तनी कौन होगी विकल्पों में? तो विकल्पों के अनुसार जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगी तो वो हो जाएगी उज्ज्वल। विकल्प डी। इस तरह से उज्ज्वल लिखा जाता है, ध्यान रखना है आपने। फिर अगला प्रश्न है, यदि नीचे का होठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो देखिएगा, अगर आप ब उच्चारण करते हैं तो इसको नहीं बोल पाएंगे हम, अगर निचले होठ को काट देते हैं तो। फिर अगला प्रश्न है 11, निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो जो सही नहीं होगा तो ये होगा विकल्प सी, सुख कष्ट। सुख का विलोम हो जाएगा दुख, ना कि कष्ट। अंतरंग बहिरंग सही होगा। उचित अनुचित ये भी सही होगा। सुसाध्य दुसाध्य ये भी सही होगा। ध्यान से देखोगे तो यहाँ से आपके 4 प्रश्न निकलते हैं। 4, अंतरंग बहिरंग 1 हो गया, उचित अनुचित 2 हो गया, सुख दुख 3 हो गया, सुसाध्य दुसाध्य 4 हो गया। अगला प्रश्न है, चरते हुए डैश को देखकर हम लोग मंत्रमुग्ध हो गए, खाली स्थान में कौन सा शब्द आएगा? चरते हुए मृगयूथ को देखकर हम लोग मंत्रमुग्ध हो गए। डी सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को क्या नाम दिया है? तो जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ये आरंभिक काल को नाम देते हैं बीज वपन काल। जिस प्रकार से एक बीज उत्पन्न होता है उसी प्रकार से हिंदी साहित्य का वो प्रथम काल था, जिस तरह बीज की तरह ये उत्पन्न हुआ और एक प्रगाढ़ पेड़ की तरह ये आज विस्तृत है। ठीक है, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, इनके नाम पर हिंदी साहित्य के दूसरे कालखंड, हिंदी साहित्य तो नहीं, आधुनिक हिंदी साहित्य के दूसरे कालखंड का नाम पड़ा। जैसे कि प्रथम का पड़ा भारतेंदु युग, दूसरे का द्विवेदी युग। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के कारण ही नाम पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि इन्होंने खड़ी बोली के प्रचार प्रसार हेतु बहुत ज़्यादा कार्य किया। ठीक है, इसमें जो व्याकरण की अशुद्धि इत्यादि होती थी रचनाओं में, तो वो इन्होंने सुधार करा था। और जो सरस्वती पत्रिका है, इसका कार्यभार भी इन्होंने 1903 से लेकर 1920 तक संभाला था। ये भी ध्यातव्य बात रहेगी। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस रूप को भारतीय संविधान द्वारा राजभाषा होने की मान्यता मिली है? अभी मैंने ये प्रश्न आपको बताया है, खड़ी बोली हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न है 14, उर्दू शब्द किस भाषा का है? तो बताइएगा उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तुर्की का होगा ये। फिर है अगला प्रश्न, रंगमंच में पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहा जाता है? तो रंगमंच में पर्दे के पीछे के स्थान को कहा जाता है नेपथ्य। विकल्प बी ये सही हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न, इसमें आपसे पूछा गया है, भाषा की रात कविता किस कवि द्वारा रचित है? तो जो 17 का सही विकल्प हो जाएगा सुदामा पांडे धूमिल की रचना हो जाएगी भाषा की रात। ठीक है, इनकी एक और कविता है मोचीराम, अत्यधिक प्रसिद्ध और इम्पोर्टेंट कविता है मोचीराम, याद रखना है। एक तरह से ये क्रांतिकारी कवि की तरह लिखते थे, ऐसे नहीं। अगला प्रश्न 18, लेखकों ने हरिश्चंद्र को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो लेखकों ने हरिश्चंद्र को सम्मानित किया था भारतेंदु उपाधि से। अगला है 19, रस कलश किस भाषा में लिखी गई कविता है? जो रस कलश है ये तो हरिऔध की रचना होगी। पूछा गया है किस भाषा में इसे लिखा गया है, तो अब ब्रज में लिखा गया है। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 20, सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का क्या नाम था? तो सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम था विकल्प ए गोसाई दत्त। जो गोसाई दत्त है इन्हें सुमित्रा नंदन पंत कहा जाता है। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था उत्तराखंड में। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को अवगत करवा देता हूँ
कि जो LT टेट है इसके लिए हमारी टीम के द्वारा एक लास्ट और नया बैच शुरू किया जा रहा है। ऐसा हुआ था जो पहले के बैच चलाए गए थे वहाँ पर किसी तरह से कुछ कैंडिडेट एडमिशन नहीं ले पाए थे, तो वो ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि जल्द से जल्द एक ऐसा बैच शुरू किया जाए जिसमें वो भी एडमिशन ले पाएँ। ठीक है, तो आप लोगों की समस्या को ध्यान में रखकर ही ये बैच चलाया जा रहा है। और ये कब से शुरू किया जाएगा, तो ये 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। जो कैंडिडेट छूट गए थे वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप एडमिशन लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या और कैसे और कब मिलेगा। इसमें रोज़ सुबह 8 बजे आपको चैप्टर वाइज टॉपिक के अनुसार रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेगा। कैसा? रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर। लगभग 1 घंटे का ये लेक्चर आपको अवेलेबल यहाँ पर करवाया जाएगा। रोज़ आपको लेक्चर की PDF भी दी जाएगी। ठीक है, जिसको PDF से पढ़ना है तो PDF से भी पढ़ सकता है। फिर देखिए, जो रोज़ टॉपिक मिलता है उसका रात को 9 बजे टेस्ट भी होगा। ये सबसे वैज्ञानिक मेथड होता है कि सुबह तो आप एक लेक्चर को डिस्कस करिए अच्छी तरह से, फिर रात को उसका टेस्ट भी लीजिए। सबसे बेस्ट और अच्छा मेथड है ये। ठीक है, तो सुबह आपको लेक्चर देंगे, रात को उसका टेस्ट भी होगा। रोज़ का यही कार्यक्रम होगा। फिर वीकली टेस्ट भी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। समय समय पर आपको LT टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस तरह की कुछ ये जानकारी है। अगर आपको अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8219312129। यहाँ पर व्हाट्सएप करिए, जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको मैं आपको यहाँ करवा दूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 21, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। तो जो रचना महादेवी वर्मा की यहाँ पर नहीं होगी तो वो होगा विकल्प डी। जो अलका है ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। बाकी दीपशिखा, आत्मिका, परिक्रमा, ये तीनों ही रचनाएं महादेवी वर्मा की होंगी। सांध्य गीत, नीरजा, ये भी रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। और जो अलका है ये किसकी रचना होगी, ये निराला जी की रचना होगी। और महादेवी वर्मा का संबंध छायावाद से है। 1907 ईस्वी इनका जन्म काल माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा 22, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसका क्या अर्थ होगा। तो जो इसका अर्थ होगा तो यहाँ पर हो जाएगा इसका अर्थ, तो यहाँ पर देखिए सही जो विकल्प हो जाएगा 22 का, तो वो हो जाएगा हम सब इकट्ठे हुए बिना जीत नहीं सकते। ठीक है, इसलिए कहा गया है अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, बी सही विकल्प होगा यहाँ। अगला है 23, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। 4 विकल्प दिए गए हैं, अक्षी, आँख, आग, आंसू। इनमें से जो तत्सम शब्द होगा तो वो होगा विकल्प ए, अक्षी। तत्सम से तात्पर्य होता है संस्कृत से हूबहू लिए गए शब्द, बाकी सारे तद्भव शब्द होंगे। तत्सम तद्भव के लिए मैंने एक आपको बड़ी अच्छी वीडियो बना के दी थी, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो सर्च करके आप देख सकते हैं, या फिर इसके लिए मैं आपको लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप इसे देख लेना। अगला प्रश्न देखिएगा 24, इसमें आपसे पूछा गया है उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं या शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं 4 और 5। कई जगह 4 भी दिया गया है, कई जगह 5 भी दिया गया है। दोनों उत्तर यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 25, कोयले की दलाली में काला। तो बताइएगा कोयले की दलाली में क्या काला होता है। अगर कोयले की दलाली करते हैं तो मुंह काला होता है, विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 26, धोखा नामक निबंध के लेखक कौन हैं। पहले तो ध्यान रखना है कि जो धोखा नामक रचना है ये निबंध विधा की है, और इसके निबंधकार कौन होंगे, तो ये हो जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र, विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 27, रक्तचंदन एकांकी के लेखक कौन होंगे। तो सही विकल्प हो जाएगा विष्णु प्रभाकर की रचना हो जाएगी, या फिर एकांकी हो जाएगी रक्तचंदन। विधा याद रखनी है, विधा पूछी जाती है। अगला है 28, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, किसने कहा है ये। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, ये कहा गया है महात्मा गांधी के द्वारा, विकल्प ए यहाँ सही। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिएगा 32, इसमें पूछा गया है दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो जो 32 का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा
दोहा के पहले और तीसरे चरण में होती हैं 13-13 मात्राएं। फिर अगर बात करें दूसरे और चौथे में कितनी कितनी होती हैं, तो 11-11 होती हैं। पहले और तीसरे की यहाँ पर पहले बात की जा रही है। 32 का सही विकल्प जो हो जाएगा विकल्प ए। फिर अगला प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होंगे? जो अनुप्रास अलंकार है इसके भेद पूछे गए हैं। तो सही विकल्प जो हो जाएगा विकल्प ए 5। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होंगे। फिर अगला प्रश्न है 30, मुंशी प्रेमचंद का असली नाम क्या था? तो जो मुंशी प्रेमचंद का असली नाम था धनपत राय। नवाब राय, धनपत राय, इन नामों से भी मुंशी प्रेमचंद को जाना जाता है। ये देखिएगा कहानीकार, उपन्यासकार, सम्राट के तौर पर जाने जाते हैं। इनकी कई प्रसिद्ध कहानियां हैं, इनमें से एक दो का नाम आपको बता देता हूँ। एक तो देखिएगा ईदगाह हो गई, सदगति हो गई, दो बैलों की कथा हो गई। इस तरह की प्रमुख रचनाएं इनकी मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है 29, माला फेरत युग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। तो यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से क्या तात्पर्य होगा? तो जो तात्पर्य यहाँ पर होगा, पंक्तियों के माध्यम से कहा गया है कि मन की शुद्धता पर हमें प्रबल जोर देना है। तो ए यहाँ सही विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। 33, चौपाई कैसा छंद है? तो जो सही विकल्प हो जाएगा चौपाई है आपका सममात्रिक छंद। ये भी पूछा जाता है कि जो चौपाई है इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। अगर चौपाई से पा में से आई हटा दिया जाए, आई का तात्पर्य ये वाला डंडी हटाई जाए, तो चौपाई बन जाता है। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई में 15 मात्राएं होती हैं। फिर अगला प्रश्न है 34, वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं होती हैं? तो जो 34 का सही विकल्प हो जाएगा वियोग श्रृंगार की होती हैं 10 दशाएं। सी सही विकल्प हो जाएगा। पहले ध्यान रखना है कि जो श्रृंगार है ये दो भागों में विभक्त माना जाता है। एक होगा वियोग श्रृंगार, दूसरा होगा संयोग श्रृंगार। यहाँ पर वियोग श्रृंगार की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसके भी आगे 10 दशाएं मानी जाती हैं, उनमें से ये 10 दशाएं हैं। सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35, कबीर का संबंध हिंदी साहित्य के किस काल से रहा है? सिंपल सा प्रश्न है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। भक्ति काल से। जो भक्ति काल है, भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा से संबंध रहा है कबीरदास का। फिर है अगला प्रश्न 36, रामचरितमानस में मुख्य रूप से कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? जो रामचरितमानस है इसमें मुख्य रूप से जो छंद प्रयुक्त में लाया गया है, तो वो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प चौपाई। चौपाई को मुख्य तौर पर प्रयोग में लाया गया है रामचरितमानस में। अगर प्रश्न बने कि रामचरितमानस को किसके द्वारा रचा गया है, तो ये महात्मा तुलसीदास जी के द्वारा रचा गया है। फिर अगर ये प्रश्न बने आपसे कि जो रामचरितमानस है इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। और जो मुख्य नायक इसके भगवान श्री राम हैं, और इसमें आदर्श राज्य के बारे में बताया गया है। और इसमें जो 7 खंड हैं, 7 खंडों में विभाजित है रामचरितमानस। फिर है अगला प्रश्न 40, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन होंगे? तो जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है इसके लेखक हो जाएंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। जो रामकुमार वर्मा है इनके द्वारा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा गया है। इनकी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। जो इनका ये इतिहास है ये आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक ही है। इनके द्वारा इसे यहीं तक लिखा गया था। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से वो कौन सा विद्वान है जिसने अपने इतिहास को सिर्फ भक्ति काल तक ही लिखा था, तो ये रामकुमार वर्मा हो जाएंगे। फिर है, मैं एक छिपा हुआ रत्न था, मुझे मेरी देदीप्यमान किरणों ने प्रकट किया। प्रस्तुत पंक्ति किस निबंध से उद्धृत होंगी? तो जो 39 का सही विकल्प हो जाएगा सच्ची वीरता नामक जो निबंध है वहाँ से इसे लिया गया है। मैं एक छिपा हुआ रत्न था, मुझे मेरी देदीप्यमान किरणों ने प्रकट किया। फिर है 38, सूर सारावली में कुल कितने छंद हैं?
तो जो 38 का सही विकल्प हो जाएगा, इसमें है 1107 छंद। पहले तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो सूर सारावली है ये सूरदास जी की रचना होगी, ठीक है, सूरदास जी की। और सूर सागर भी इन्हीं की रचना है, साहित्य लहरी भी इन्हीं की रचना होगी सूरदास की। और जो सूरदास हैं ये भक्ति काल के अंतर्गत सगुण धारा के अंतर्गत श्री कृष्ण काव्यधारा परंपरा के प्रवर्तक के तौर पर जाने जाते हैं सूरदास। ऊपर आ गया सूर सागर। सूर सागर में कितने स्कंद हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो सूर सागर है इसमें स्कंद होंगे 12, विकल्प ए यहाँ से ही हो जाएगा। जो सूर सागर है इसमें भगवान श्री कृष्ण को आधार बनाकर संपूर्ण ग्रंथ को रचा गया है और इसे लिखा गया है ब्रज भाषा में। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न है 41। निर्गुण काव्यधारा को और किस नाम से जाना जाता है? तो जो निर्गुण काव्यधारा है इसे जाना जाता है आपके ज्ञानाश्रयी शाखा के नाम से। 41 का जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। जो ज्ञानाश्रयी शाखा है इसी के प्रबल समर्थक या प्रवर्तक थे कबीरदास, ठीक है। फिर जो प्रेमाश्रयी हो गए या फिर प्रेम मार्गी हो गए, इसके प्रवर्तक जायसी थे। राम मार्गी के तुलसीदास थे, कृष्ण मार्गी के सूरदास। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 42। सिद्ध सामंत पद्धति में हठयोग के ह का अर्थ है? तो बताइएगा सिद्ध सामंत पद्धति में हठयोग के ह का क्या अर्थ है? तो जो 42 का सही विकल्प हो जाएगा सूर्य। पहले तो ध्यान रखना है कि जो सिद्ध सामंत पद्धति में हठयोग का प्रयोग किया जाता है इसमें ह का अर्थ सूर्य होता है और ठ का अर्थ चंद्रमा होता है, चंद्रमा। फिर है 43। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो जो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन। जो अमीर खुसरो है इनके द्वारा सर्वप्रथम आदिकाल में या फिर जो सर्वप्रथम हिंदी या खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था। मुहावरे, लोकोक्ति, पहेलियाँ इत्यादि ये लिखते थे और ब्रज का भी इन्होंने प्रयोग किया है। तो कई जगह ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? ये पटियाली गांव के एटा नामक जिले में इनका जन्म हुआ था और ये था आपके उत्तर प्रदेश में। फिर अगला प्रश्न है 44। कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो जो कबीरदास है इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा था डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। फिर ये देखिएगा जो रामचंद्र शुक्ल है ये कबीरदास की भाषा को सदोकड़ी कहते हैं और जो श्याम सुंदर दास है इनके द्वारा कबीरदास के विषय में कहा है कि इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी थी। ये भी ध्यान रखना है आपने। अलग अलग विद्वानों के मत आपको यहाँ पर मैंने बता दिए हैं। फिर है 48। अनुस्मारक का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जो 48 का सही विकल्प हो जाएगा अनुस्मारक का सही और अर्थ हो जाएगा स्मरण पत्र, विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। फिर आगे है अंग्रेजों ने सितारे हिंद को कौन सी उपाधि दी थी? तो सही विकल्प हो जाएगा राजा शिव प्रसाद। जो सितारे हिंद हैं इनके द्वारा भी शुरुआत में हिंदी को काव्य के तौर पर या फिर अदालती तौर पर या फिर कई तरह से मतलब जन सामान्य में लाने के लिए कई कार्य किए गए थे, ठीक है। ये भी हिंदी के प्रचारार्थ महत्वपूर्ण कार्यरत कर्मी के तौर पर जाने जाते हैं। फिर देखिएगा धीरे धीरे इन्होंने मतलब हिंदुस्तानी को ज़्यादा प्रभुत्व देना स्वीकार किया क्योंकि हिंदुस्तानी में उर्दू के वर्डिंग भी थी इसी के कारण। फिर यहाँ पर ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है जो सितारे हिंद हैं ये जो अपने भारतेंदु है इनके साथ इनका क्या संबंध था? तो जो सितारे हिंद और भारतेंदु हरिश्चंद्र है इनके बीच में काव्य गुरु का संबंध था। जो सितारे हिंद हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य गुरु के तौर पर जाने जाते हैं। फिर देखिएगा जो जब अंग्रेज़ों ने सितारे हिंद की उपाधि राजा शिव प्रसाद को दी तो इसी के उपरांत
जो भारतीय विद्वान थे काशी के, उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि दी थी। ये भी ध्यान रखना आपने। रुकिएगा, पीडीएफ बड़ी आगे चली गई। फिर है अगला प्रश्न, प्रेम वाटिका किसकी रचना होगी? तो जो प्रेम वाटिका है ये हो जाएगी आपकी रसखान की रचना। विकल्प ए यहाँ से ही हो जाएगा 45 का। जो रसखान है ये भी भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है 46, राजा राम मोहन राय ने बंगदूत नामक पत्र का प्रकाशन कब करवाया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा बंगदूत नामक पत्र का संपादन या प्रकाशन 1829 में करवाया गया था। ये भी महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न है 49, जिसके आने की कोई तिथि ना हो, एक वाक्यांश बताइए उसके लिए। तो जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे कहते हैं अतिथि, अर्थात कोई तिथि नहीं। फिर है अगला प्रश्न 50, हास्य का स्थायी भाव क्या है? तो जो हास्य का स्थायी भाव हो जाएगा तो ये हो जाएगा हास। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि निरंतर हम वीडियो बनाते रहें।